संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने भारत के एनएचआरसी की मान्यता पर लगाई रोक। जिनेवा में स्थित और संयुक्त राष्ट्र यूएन से संबंधित ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहरी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की मान्यता को स्थगित कर दिया है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहरी से मान्यता के बिना एनएचआरसी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पूर्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में मतदान नहीं कर सकता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहरी उन संस्थानों को स्टेटस देता है जो मानवाधिकारों की रक्षा में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। वर्ष 1999 में नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एनएचआरआई के लिए मान्यता प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी को ए स्टेट से मान्यता प्राप्त है, जिसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ने वर्ष 2006, 2011 और 2017 में स्थगन के बाद भी बरकरार रखा। हालांकि वर्ष 2023 और 2024 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लगातार 2 वर्षों के लिए ए स्टेट्स निलंबित कर दिया गया था। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहरी की नवीनतम रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि इसकी पिछली रिपोर्ट वर्ष 2023 की रिपोर्ट में स्थगन की सिफारिश के लिए कई कारण बताए गए थे। इन कारणों में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस गनहरी, जो लगभग 120 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर 5 साल में पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में इन संस्थाओं की समीक्षा और मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस गनहरी अपनी मान्यता उप समिति एससीए के माध्यम से कार्य करता है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एनएचआरआई के सदस्यों को 2 समूहों ए और बी में वर्गीकृत करता है। 29 नवंबर 2023 तक ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहरी द्वारा 120 नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एनएचआरआई को मान्यता दी गई थी, जिनमें से 88 को ए रैंक दिया गया था, जो पेरिस सिद्धांतों से पूर्ण अनुपालन को दर्शाता है, जबकि शेष 32 को बी के अंतर्गत रखा गया था, जो आंशिक अनुपालन को दर्शाता है। क्या है पेरिस सिद्धांत? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में पेरिस सिद्धांत अपनाया गया था। पेरिस सिद्धांत, जिन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थिति से संबंधित सिद्धांत कहा जाता है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को अपनाया गया था, जो न्यूनतम मानकों निर्धारित करते हुए जिन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को विश्वसनीय माने जाने और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पूरा करना होगा। पेरिस सिद्धांतों में यह निर्धारित करने के लिए 6 मुख्य मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गनहरी से मान्यता प्राप्त होगी। पेरिस सिद्धांत के मुख्य 6 सिद्धांत: पहला, सार्वभौमिक मानवाधिकार मानदंडों और मानकों पर आधारित व्यापक अधिदेश। दूसरा, सरकार से स्वायत्तता। तीसरा, कानून या संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता। चौथा, बहुलवाद, जिसमें सदस्यता शामिल है जो व्यापक रूप से उनके समाज को प्रतिबिंबित करता है। पांचवा, पर्याप्त संसाधन। और छठा, जांच की पर्याप्त शक्तियां हैं। लेकिन यदि भारत मान्यता खो देता है तो क्या होगा? जब तक भारत को मान्यता नहीं मिल जाती तब तक एनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता या शासन संबंधी पद नहीं संभाल सकता। लेकिन भारत की मान्यता पर रोक क्यों लगा दी गई है? यह निर्णय बीते 1 मई को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र पैलेस डेस नेशंस में आयोजित एससीए की बैठक के बाद लिया गया है।
SCA के पास साल में 2 बार ऐसे सत्र होते हैं और प्रत्येक देश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद विचार के लिए मुद्दों का पता लगाने के लिए एक पूर्व सत्र आयोजित किया जाता है, जिसके बाद प्रत्येक देश के मानवाधिकार संस्थान के साथ साक्षरता होती है। 1 मई को हुई बैठक की अध्यक्षता न्यूजीलैंड ने की थी। इसमें भाग लेने वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और स्पेन भी शामिल थे। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की है। हालांकि पिछले साल की रिपोर्ट में उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया था जहां NHRC को पेरिस सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं करते देखा गया था। इनमें NHRC नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, जांच की निगरानी के लिए पुलिस की नियुक्ति के कारण हितों का टकराव और पैनल में अल्पसंख्यक या महिला प्रतिनिधित्व का अभाव शामिल है। इसके अलावा बीते 26 मार्च को एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत 9 मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गैनरी को पत्र लिखकर भारत के मानवाधिकार संस्थानों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। इन मानवाधिकार संगठनों ने पत्र में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने भारत में आम चुनावों से पहले नागरिक स्थानों पर बढ़ते प्रतिबंधों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के बारे में चिंता जताई है। ये चिंताएं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा भी उठाई गई है, जिन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों को मीडिया और नागरिक समाज पर हमलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पत्र में गैनरी, SSC और NHRC के वर्तमान A रेटिंग में संशोधन करने का आग्रह किया गया था। अब आइए एक झलक देख लेते हैं कि गैनरी यानी ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन गैनरी के साथ मान्यता का भारत का रिकॉर्ड क्या है। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और इसे पहली बार 1999 में मान्यता दी गई थी। साल 2006 में इसे A रैंक मिली और 2011 में भी इसे बरकरार रखा गया, लेकिन साल 2016 में राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति और NHRC कर्मचारियों में लैंगिक संतुलन और बहुलवाद सुनिश्चित करने में विफलता जैसे कारणों से मान्यता स्थगित कर दी गई थी। लेकिन SCA ने अंततः साल 2017 में NHRC को A दर्जा दिया। पिछले वर्ष यानी 2023 में SCA ने भारत की मान्यता को फिर से रोक दिया था और इसके लिए 6 कारण बताए थे, जिनमें यह भी शामिल था कि NHRC सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने के लिए परिस्थितियां नहीं बना सकता तथा NHRC में बहुत अधिक सरकारी अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित व्यक्ति मौजूद हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।